बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में भी हमने तीन हिस्से आज के प्रोग्राम के भी बनाए हैं। तीन खेलों पर बात होगी। एक तो क्रिकेट जो पाकिस्तान का नंबर 1 स्पोर्ट्स है उस पर बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंतज़ामी कमेटी है उसने बड़े बड़े फैसले कुछ किए हैं, उस पर बात होगी। और पाकिस्तान का अब PSL भी शुरू होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब से भी बात करेंगे। और उसके अलावा हूर फवाद जो टेबल टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी हैं, वो जा रही हैं कतर, बल्कि कतर में अब पहुंच चुकी हैं। कतर में उन्होंने चैम्पियनशिप खेलनी है, उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगा। आज के प्रोग्राम में आगाज़ करते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट के हवाले से मेरे साथ बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं। 20 बरस से ज़ायद अरसा इनको हो चुका है सहाफ़त करते हुए। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए, बहुत सारे चैनल्स के साथ वाबस्ता भी रहे और अब GTV पर अपना रेगुलर प्रोग्राम करते हैं। रात 11 बजे इनका प्रोग्राम होता है। अली सलमान इनका नाम है। बड़े तेज़ और तुंद हैं, लेकिन अपनी बात ये सही तरह से मनवा पाते हैं। अली सलमान, कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपकी तमाम नाज़रीन को और आपको, आपकी तमाम प्रोडक्शन टीम को अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये तेज़ और तुंद आपने कहाँ से कहा है? तेज़ और तुंद आपके जुमले में पढ़ता हूँ अच्छा। और आपके साथ मेरा वास्ता भी इतना हाँ। पड़ता है कि तेज़ और तुंद तो आप हैं। हूँ। आप बता, आपको वास्ता पड़ता हूँ मैं? आप हैं तेज़ और हूँ मैं तुंद तेज़ तो और आप। तुंद। चलिए, आप मतलब कह रहे जो हो तो बात ठीक है। आ गई आपके जहन में वो आप निकाल देते हैं। सही, चलो। और दूसरे शख्सियत जो मेरे साथ हैं वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खेले। 3 टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान के लिए, लेकिन फ़र्स्ट क्लास में इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। इन्होंने विकेट्स इतनी हासिल कर रखी हैं, कुछ 600 से ज़ायद विकेटें इन्होंने हासिल की हैं टेस्ट मैच वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उसके अलावा जो तालीमी तौर पे इन्होंने अपना नाम बनाया है, मास्टर्स की डिग्रीज़ इनके पास 1 से ज़ायद हैं। इनका नाम है अब्दुल रऊफ़। ये है मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ़ साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है भाई। आपके साथ अली सलमान साहब आज हैं। ये बड़े तेज़ और तुंद बातें करते हैं, ज़रा इनसे माइंड मत कीजिएगा। कोई भी बात हो आप भी कर दीजिएगा फ़ौरन। जी, उनसे बच के रहना पड़ेगा। देखो दूसरा नहीं, आपके नहीं, वो अब्दुल लोग भी कुछ कम नहीं है। देखेंगे मुकाबला कैसा होता है, लेकिन अब्दुल लोग भी माशाल्लाह। देखिए, जो आदमी जो है वो सच बोलता है, उसको लोग जो है ये कहते हैं कि ये जो है वो तेज़ है या तुंद है या ये कड़वा बोलता है। लेकिन आप यकीन करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली शख्सियत कौन है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे ज़्यादा मीठा, उनसे सच्चा आदमी कोई है? तो ये गलत जुमला है कि जो सच बोलता है इसलिए मैं कड़वा लगता हूँ, ऐसा नहीं है। चलें, अब आपका बात से आपसे शुरू करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी बना दी। सिलेक्शन कमेटी तो अभी नहीं बनी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद साहब का कैसा देखते हैं आप? उनको आना ठीक है उनका? देखें, हारून रशीद साहब के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो एक अरसे से क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं और दोबारा से उनको मौके मिले। लेकिन दूसरी तरफ मैंने भी कई प्रोग्राम उनके ऊपर किए कि जी वो हर बोर्ड का सेटअप का हिस्सा होते हैं, हर हांडी का वो मसाला होते हैं। अगर मैं शॉर्ट कंसाइज बात करूँ तो हारून रशीद साहब उस तरह की शख्सियत है, लेकिन उसमें भी उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल इस तरह बना दिया कि हर बोर्ड के सेटअप का हिस्सा होते हैं, हर हांडी का वो मसाला बन जाते हैं, हर जगह वो फिट हो जाते हैं। तो ये तो उनको क्रेडिट देंगे ना, उनसे आप क्रेडिट ले नहीं सकते। दूसरी बात है उनकी जो आई है, उनकी आई जो ईगल आई है उनकी, उसमें उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स दिए। सबसे ज़्यादा जो उनको मैं क्रेडिट देता हूँ ना, वो देता हूँ लोमबर्ट अंडर 15 95 का जो टूर्नामेंट था, उसके अंदर तौफीक उमर खेले, उसके अंदर शोएब मलिक अंडर 15 एज में खेले, कामरान अकमल खेले, यासिर अरफात खेले, बाजिद खान खेले, फैसल इकबाल खेले, हसन रजा खेले, यू कैन नेम इट। और ये गिनती खत्म नहीं होगी। इमरान नज़ीर, इमरान फहद उसके रिजर्व में थे। तो ये उनकी आई थी जिसमें से कई सारे जाके बाद में टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। तो उनकी आई पे तो आप दो राय रख नहीं सकते। हाँ, ये जरूर उनकी बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आसिफ अब जो मौजूदा जो पिछला रिजीम था, जो पिछले वजीर आजम साहब थे, उनकी ख्वाहिश यही थी, उनकी मंशा यही थी कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होनी नहीं चाहिए और रीजनल स्पोर्ट्स होनी चाहिए। वहाँ पे अली सलमान भी होता तो उसको जॉब करनी थी, शायद वो भी यही करता जो हारून रशीद ने किया। आसिफ खान होते तो आसिफ खान भी वही करते जो उन्होंने किया। क्योंकि देखिए, हर आदमी को अपने घर का किचन चलाना है। उसूलों की बात नहीं, ये सब करके लोग भूखे तो मर जाते हैं, लेकिन घर का किचन नहीं चलता। तो हारून रशीद को हम सब ने, आपने सब ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनकी जगह जो भी होता शायद वो यही करता। रऊफ, आपसे इन्होंने कहा हर हांडी का मसाला वो बन जाते हैं, तो पिछली हांडी का मसाला वो नहीं बन सके। पिछले सेटअप में तो उनको हटा दिया गया था। आप कैसे देखते हैं उनकी तकरूरी बतौर चीफ सेलेक्टर? देखिए, बने नहीं थे, मगर उन्होंने बनने की जरूर कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान के साथ क्रिकेट बोर्ड की जो हाई ऑफिशियल थे उनकी मुलाकात तय थी, तो जो इनको ब्रीफिंग मेरा ख्याल है कि हारून रशीद साहब ने ही दी थी, जो नया सेटअप इन्होंने बना के दिया था। तो मैं एक बात बता दूं कि हारून रशीद साहब का बनाया हुआ सेटअप नहीं था। हारून रशीद साहब 8 टीम्स का सेटअप लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास, जो रिजेक्ट हो गया था। और वसीम खान और एहसान मानी की इसमें ज़्यादा से थी हारून रशीद के बनिस्बत। जी बिल्कुल, उन्होंने कोशिश डेफिनेट की थी, मगर मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब को वो मंजूर नहीं थे, इस वजह से वो सेटअप का हिस्सा नहीं बन सके।
मगर बात तो वही है कि जिस तरह अली भाई ने कहा कि जब अंडर 19 थी 95 का टर्नओवर था, तो मेरा ख्याल है कि उस जमाने में जो अंडर 19 क्रिकेट थी पाकिस्तान की, जो बेसिक जो ढांचा था क्रिकेट का बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। स्पेशली जब स्टीव 95 में पाकिस्तान आए थे, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को लेकर मार्क टेलर की क्यादत में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर उससे आप 95 से पिछला वाला देखें, जिसमें राना नवीद थे, सलीम अलाई थे, उसके बाद अली असद थे, सकलान मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, ये अंडर 19 थी। और उससे भी अगर पीछे चले जाए तो जिसमें इंतजाम, मुश्ताक, सलीम हाँ मलिक बिल्कुल, वगैरह, तो उस वक्त मोइन मेरा खान। ख्याल है कि जो पाकिस्तान का कल्चर था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ी इनकी कोई कारीगरी थी या ये बहुत बड़े एक्सपर्ट थे कि इन्होंने टैलेंट ढूंढा है। बात ये है कि उस वक्त आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग था। मजा अब आएगा कि अब देखेंगे किस किस्म के फैसले करते हैं, क्योंकि अब आपका जो नीचे वाला सिस्टम है वो मेरा ख्याल है कि टोटल कोलैप्स हो चुका है, और वहां से जो प्लेयर को फाइंड आउट करना और ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो अगर इसको दोबारा रिन्यू करेंगे तो फिर समझ आए। ये मुश्किल हुई थी अली, जब वसीम, राशिद लतीफ़, मिसबा वगैरह ने जब टीम बनाई थी, ये 6 टीम्स, तो ये कह रहे थे कि प्लेयर्स ढूंढना मुश्किल है। तो 6 टीम्स में प्लेयर नहीं है। बलूचिस्तान की टीम को देख लें, उसमें कितने प्लेयर लोकल हैं। देखिए ना, प्लेयर्स नहीं है, पूल। अब रमीज राजा साहब ये शिकवा करते हुए नजर आए कि जी हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, हमारा पूल कम है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? पूल कम है। आप खुद ही तो प्लेयर्स को आपने कम कर दिया। अब ये रऊफ ने मुल्तान की क़यादत की है। मुझे याद है जब ये T20 डोमेस्टिक T20 होता था, रऊफ कप्तान होते थे, सईद अनवर जूनियर इनके साथ खेले, इनके साथ शब्बीर अहमद खेले, इनके साथ इरफान खेले, इनके साथ रमीज अजीज खेला, इनके साथ नवीद यासीन खेला। ये वो नाम है जो मुल्तान से शायद इस सेटअप में सामने ही नहीं आते, क्योंकि उसमें टीमों की तादाद ज्यादा थी और प्लेयर्स को भरपूर मौके मिलते थे। अब प्लेयर्स को मौके नहीं मिलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है टीमों की तादाद हो गई है कम। क्वालिटी के क्वांटिटी को इन्होंने कम करने के लिए इन्होंने क्वालिटी कम कर दी। ये गलत ये फैसला है कि जरा क्वालिटी क्रिकेट आई है, क्वालिटी नहीं आई है। रमीज अजीज, शायद बहुत कम लोग उसके शायद ये रऊफ नाम बताएंगे, रमीज आलम शायद उसका नाम था। वो ऐसा प्लेयर था, अगर आप उस वक्त पाकिस्तान खिलाते थे तो वो टेस्ट क्रिकेटर बनने के काबिल था। ये मुल्तान से वो लड़का निकला। अभी आप देखें जीशान लड़का जो मुल्तान से आया है सामने, या और प्लेयर आए, तो अगर आप मौके देंगे तो प्लेयर खेलेंगे ना। जब आप इसको कंड्यूसिव कर देंगे एनवायरमेंट, तो फिर प्लेयर सामने नहीं आ सकते। अब रऊफ, आपके पास कोई इत्तला है या आपके पास कोई ऑफर है? क्योंकि नया सेटअप, अब पीसीबी ने ख़त लिख दिया है तमाम डिपार्टमेंट्स को, 27 डिपार्टमेंट्स को ख़त लिखा है, तो आप इस सेटअप में अपने आप को कहीं फिट होता देख रहे हैं? देखिए, मैं इस सेटअप में फिट होके, मसला ये है कि मैं फिट होता हूँ या कौन होता है। मसला ये कि आप बेसिकली आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है, इसकी इंटेंशन क्या है, जो नजम सेठी है उनकी क्या इंटेंशन है। आया कि ये उसी पुराने कल्चर पे आप पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने आया, या कोई रेवोल्यूशनरी इकदाम करने के लिए आया है। अगर तो कोई रेवोल्यूशन करने आया है या कोई नया सेटअप जिसमें एजुकेटेड लोग हैं जो विजन के साथ आगे काम कर सकते हैं, तो फिर कोई फायदा है सेटअप का हिस्सा बनने का। अगर तो आपने फिर उसी, देखिए आपका जिस तरह जर्नलिज्म का शोबा है, सहाफत का, तो इस पे आप जो आपके हाईली क्वालिफाइड होंगे आप उनको ही ऊपर वाली पोस्ट पर बिठाएंगे और उनको ही आप प्रमोट करेंगे, और वही विजनरी काम करके आपके सिस्टम को आगे ले सकते हैं। इसी तरह हर फील्ड है, जो स्पोर्ट्स है उसमें भी आपकी जो स्पोर्ट्स जो क्वालिफिकेशन है, जो स्पोर्ट्स की डिग्रीज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं वो पढ़ने की तरफ आ ही नहीं रहे, वो स्पोर्ट्स की एजुकेशन उनकी बिल्कुल भी नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि हम सबको ओबलाइज कर दिया जाए और हम नौकरी लेकर बैठे रहे। काम वो बिल्कुल कर नहीं सकते, विजन उनका होता नहीं, क्योंकि एजुकेशन के बगैर आपका विजन हो ही नहीं सकता। तो मैं तो अगर काम करूंगा अपने शराइत पर करूंगा कि अगर मेरे विजन के मुताबिक मुझे काम करने दिया गया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने दी गई, अगर ये चाहते हैं तो अब्दुल रऊफ, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के बगैर विजन नहीं हो सकता। इंतहाई तालीम याफ्ता चेयरमैन था आपका पिछला गुज़िश्ता बोर्ड का, जो उस दौर में जब लोग एमबीए नहीं करते थे, उस दौर के वो एमबीए पास हैं। उनका क्या विजन था, उन्होंने क्या क्रिकेट में बेहतरी की। तालीम के साथ साथ जो है ना, आपके इंटेंशन भी होनी चाहिए कि आप क्रिकेट को या जिस शोबे में भी हैं उसको आपको बेहतर करना है। बिल्कुल यही सही कह रहे हैं, और मैंने यही बात की है कि इंटेंशन इनकी क्या है, क्योंकि जो जितने रमीज राजा क्वालिफाइड है, सेठी साहब भी उतने ही क्वालिफाइड है, मगर आप अवाम को, आपकी इंटेंशन क्या है? रमीज राजा की इंटेंशन बिल्कुल रॉन्ग थी। उन्होंने बिल्कुल जो उनकी एजुकेशन थी उसको आगे जस्टिफाई नहीं कर सके। ये जो कहना चाह रहे हैं ठीक है, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, बहुत सारे उनके साथ आपस में उनके खिलाफ भी रहे ये अभी जो मैनेजिंग कमेटी, लेकिन अब वो खामोश हो गए हैं, अब कुछ पैचअप हो गया लगता है। सर खामोश हो नहीं गए, उनको हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब वो खुद चेयरमैन थे तो वो क्या करते थे, आप और हम जब शोज करते थे हमें प्लेयर इसलिए अलाउ नहीं होते थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्लेयर हैं, वो जाके मीडिया में बयानबाजी नहीं कर सकते, मीडिया में बयान नहीं दे सकते हैं। वो खुद पेंशन ले रहे हैं, उन्होंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता, उन्होंने खुद पेंशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके, मुख्तलिफ फोरम पे जाके बातें कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। तो वो तो खुद ब्रीच ऑफ द लॉ कर रहे थे और रूल्स के खिलाफ जा रहे थे। अब खामोश हो गए तो बेहतर, उनको खामोश होना चाहिए। लेकिन जो आखिरी उनका स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके उसको हराना नामुमकिन है, उसके बाद उनको खामोशी हो जाना चाहिए था। इंडिया, हाँ, इंडिया की बड़ी तारीफ की रऊफ उन्होंने, अब वो बदल गए, उनके ख्यालात बदल गए।
पाकिस्तान की टीम नीचे है, इंडिया की टीम ऊपर है, वो तो जाहिर है वो नज़र भी आता है परफॉर्मेंस के इस बार से, लेकिन जो उनके ख्यालात में तब्दीली आई है इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है कि उनको अपना जो सिस्टम था या अपना स्ट्रक्चर था उसको मजबूत करने की जरूरत थी, बजाय कि आप किसी के बारे में बयान दें कि वो स्ट्रांग है। ना तो इंडिया का अगर स्ट्रांग होता तो हमें उससे फर्क पड़ता है, ना इंडियन वीक होते तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता है। हमें जरूरत यह है कि हमें अभी आईसीसी उतने ही पैसे दे रहा है, हम भी उतने ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है वो भी सबसे ज्यादा क्रिकेट से ही वो जनरेट करती है और उसी के साथ वाबस्ता है। तो हमने अपने कल्चर को कितना ज्यादा स्ट्रांग किया है, बजाय कि हम दूसरों के हम देखें कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर कैसा है, इंग्लिश कल्चर कैसा है, या जो इंडियन कल्चर कैसा है, वो स्ट्रांग है या वीक है। हमें अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम स्ट्रांग होंगे तो बाकी सब भी हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। वो हमारे पास आएंगे, हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी होंगी, हमारा ग्रास रूट कल्चर स्ट्रांग होगा, तो हम इतने ही ज्यादा, हमारा क्रिकेट बोर्ड, उसका चेयरमैन और उसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। मगर अगर हम अपने कल्चर पर काम नहीं करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करेंगे और हम लोगों के बारे में बातें करेंगे चंद पैसों के लिए, और वहां पर जाकर आप थोड़ी सी अपने आप को oblige करवाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ हासिल नहीं हो सकता। अच्छा रऊफ, आपने बताया नहीं, आपको ऑफर हुई है कि आप तक इस सेटअप का हिस्सा बनने की? नहीं, मुझे अभी तक किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं है। क्योंकि आपने कहा था डिग्री होना चाहिए, डिग्री तो आपके पास एक से ज़्यादा है, तो आप तो एलिजिबल हैं, अपनी नज़र में भी आप एलिजिबल हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि डिग्री वगैरह की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर तो जिसके पास सिफारिश होती है और जिसको किसी सियासतदान की या जर्नैल की या क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी चौपलौसी की आदत है या उनकी सिफारिश हो, तो उसको यहाँ पर पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। तो अदरवाइज जो हमारे जैसे लोग हैं वो चाहे 10 डिग्रियां भी लेकर फिरते रहे, तो उनके पास मेरा ख्याल है कि वो अहलियत नहीं होती जिसकी बेस पर पाकिस्तान में यहाँ पर लोगों को जॉब मिलती है। इसीलिए आपके जितने भी इदारे हैं उनका ये हाल है। आपको भी जॉब नहीं मिलती, आपको कमेंट्री तक से तो हटा दिया जाता है। मुझसे कह रहे हैं आप? बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जब मैं आता हूँ तो किस बिग बैंक के साथ आता हूँ, ये भी आपने देखा है। नहीं तो आपकी पर्ची लग जाती है तो आप आ जाते हैं। पर्ची की बात नहीं, कुछ लोग हैं ना भाई, मेरिट, अगर मेरिट को आप पर्ची कहते हैं। अच्छा आप बताएं, मैं पर्ची पे आता हूं। एक सेकंड, अब आपने छेड़ दिया ना, अब आपने छेड़ दिया। ये बताएं, आपने मेरे साथ कमेंट्री की है, मैं पर्ची हूं या मेरिट हूं? ईमानदारी से बताइएगा। मेरिट। तो फिर खत्म हुई बात, ही खत्म हो नहीं, गई। लेकिन कहना पड़ता है किसी से। तो ये कह रहे हैं ना अब्दुल लोफी, तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है ना कि कहना पड़ता है। यहाँ पे काबिल आदमी को आगे आने ही नहीं दिया जाता। ये अब्दुल लोफ बैठे हैं, कितने काबिल आदमी है, डिग्री होल्डर है, फर्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे बैट्समैन, जिनसे मेरी बात हुई है, आपकी बात होगी, इनका सामना करने से वो खाइफ होते थे, घबराते थे। लेकिन ऐसा बंदा जो इतना क्वालिफाइड है, इसने मुल्तान को इतने प्लेयर दिए, जितने मैंने नाम गिनवाए, सब इनकी कैप्टनसी में खेले, ऐसे बंदों को आगे आना चाहिए ना। लेकिन इनके पास कोई सिफारिश नहीं है, इसलिए हमारी तरह वो भी घर बैठे हुए। क्योंकि ये बोल देते हैं, जो भी नजर आता है कोई लिख भी देते हैं, बोल भी देते हैं। सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा हल्के होना पड़ेगा आपको रऊफ साहब। देखिए आसिफ भाई, बात यह है कि जब आप ज्यादती करेंगे बच्चों के साथ या उनकी कोई प्रॉब्लम आएंगे, तो फिर हमारे जैसे अगर एक दो बंदे भी नहीं लिखने वाले होंगे, देखेंगे जब कोई सिस्टम इस तरह चलता नहीं है, उससे एक दो लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आप समझे कि हम उन कुर्बानी देने वालों में से हैं, क्योंकि हम आपको हर सूरत में कोई एक डिफेंसिव लाइन होनी चाहिए हर एक की, कि उनको उस चीज का डर होना चाहिए कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो कुछ लोग होंगे कि जो सिस्टम से अबव रहकर हमारे खिलाफ लिखेंगे। वो जो डिप्राइव लोग हैं उनके राइट्स के लिए बात करेंगे, या बच्चों के राइट्स के लिए बात करेंगे, या जो भी है। तो उसमें अगर मैं है तो मुझे मेरा ख्याल है कि इस चीज पे फख्र होना चाहिए। अच्छा आसिफ, एक चीज मैं कहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अब्दुल रऊफ लिखते हैं, आपने मेरे लिए कहा, आप मुझे बताएं, रमीज राजा के लिए आज हर दूसरा आदमी कह रहा है कि वो दौर खराब था, ठीक है? उस पर सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने कहा, अपने प्रोग्राम में कितने लोगों ने कहा। कम से कम मैं और अब्दुल रऊफ ये मुतमईन है कि हमने उस दौर में भी आवाज उठाई। अगर हम आज कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि रमीज राजा की कुर्सी चली गई, हम इसलिए कह रहे हैं, या मोहम्मद वसीम चले गए इसलिए कह रहे हैं, हमने उस दौर में भी आवाज उठाई, और आज भी हम यही कह रहे हैं कि उनका सिस्टम गलत था, उनकी पॉलिसीज गलत थी। कम से कम सुकून की नींद सोते हैं और दिल में कल्बी इत्मीनान है कि हमने उस पर भी आवाज उठाई। वो तो उससे पहले से सिस्टम तो आ गया था ना, मोहम्मद वसीम खान, हम तो शुरू से बात कर रहे हैं ना, उनके मुखालिफ आप रहे, ये भी मैंने देखा। मैं पूरा, क्योंकि रमीज राजा ने भी वही टीम लेके चले ना, उन्होंने तब्दीली क्या की, इस वजह से। अब ये सेठी साहब के आने के बाद आपको लगता है शकील शेख साहब इस काबिल हैं कि वो इस सिस्टम को चला लेंगे? सर शकील शेख साहब इस काबिल हो या ना हो, इन्होंने एक अच्छा काम ये किया, ए टीम के टूर्स का इन्होंने कहा कि ये टीम्स के टूर शुरू होंगे। 27 डिपार्टमेंट को आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि 27 डिपार्टमेंट्स को इन्होंने खत लिखे, ये काम कर दें, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गंगा नहा जाएंगे, कि सारे पाप माफ हो जाएंगे, लड़कों को नौकरी मिल जाएगी, किचन लोगों का चलना शुरू हो जाएगा, क्रिकेट शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे ना पहुंचे, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होना बड़ा जरूरी है। रऊफ, क्या लगता है आपको, डिपार्टमेंट आ जाएंगे? क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी सितंबर में आगाज होगा, तो टाइम जरा कम है। तो मेरा ख्याल है कि आना चाहिए, क्योंकि इसमें देखें कि जितने भी जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं या बड़े डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं, वो उनको अपॉइंट
करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फेडरल कैबिनेट। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लेटर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं आया। तो ये सबसे पहले इसको जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे उन्होंने डिपार्टमेंट के हेड्स को लेटर लिखा था कि आप सब अपनी अपनी टीमें बनाएं और इसमें पार्टिसिपेट करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन होगा या हेड होगा उस पर इतनी जरूरत होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर या फेडरल कैबिनेट के फैसले को बाईपास करे और अपनी टीम को ना वहां पर शामिल ना करे। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा जो स्टेप शहबाज शरीफ साहब ने लिया है तो उसको जरूर आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। चलें एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद बात करेंगे। तो एक ब्रेक के बाद वापस आपको नज़र आऊँगा मैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। अली सलमान साहब, अब्दुल रऊफ साहब बैठे हैं मेरे साथ। अब्दुल रऊफ टेस्ट क्रिकेटर हैं साबिक, जबकि अली सलमान साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा कवर करते रहे। इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है, मैं कहूँगा 20 बरस से ज़ायद काम करते हुए हो गया। अभी काम करना चाहते हो पीसीबी में कि नहीं भाई? पीसीबी में काम कर रहा नहीं, मेरी बड़ी अच्छी माशाल्लाह सुकून की जिंदगी है और जो मैं कर रहा हूँ उसमें खुश मतलब पीछे से लोगों को पकड़ के आपने टांगे खींचनी है? नहीं, टांगे नहीं खींचनी ना। सिर्फ गलत बात पे कैसे खामोश रह सकते हैं? अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं अपने तय, हो सकता है मैं गलत भी हूँ अपने तय, अगर आप एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, अगर अभी ये शकील शेख साहब आए, नजम सेठी साहब आए, मैं सिर्फ इनको इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये ए टीम्स के टूर की बात जिस तरह मैंने प्रोग्राम के पहले फेज में की, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ये शुरू करा देते, क्लब क्रिकेट शुरू करा देते, ग्रास रूट क्रिकेट शुरू करा देते, मेरे लिए फेयर इनफ है। मुझे और क्या चाहिए कि लड़कों को रोजगार मिल जाए, क्रिकेट चलती रहे, स्पोर्ट्स चलता रहे, बाकी टीम तक पहुंचे ना पहुंचे वो फिर लड़के का अपना नसीब कुछ होता है। और भी नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की थी, उसमें उन्होंने मोहम्मद आमिर के हवाले से कहा कि मोहम्मद आमिर रिटायर्ड है, वो वापस आना चाहें तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। इसको कैसे देखते हैं? मोहम्मद आमिर में दमखम है, अभी 30-31 साल के वो हैं। देखें, क्रिकेट के दरवाजे आपको पता है ना कि वो तो किसी भी के लिए भी खत बंद होते ही नहीं है। कोई भी कभी भी 40 साल तक की उम्र तक लोग खेल रहे होते हैं। जॉन चाइल्ड जो था वो 36 साल की उम्र में उसका इंग्लैंड में डेब्यू हुआ। मिसबा जो 40 ईयर्स तक यूनुस खान खेलते रहे, तो कमबैक कर सकते हैं। और सही सर शेट्टी साहब ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, सबसे पहले आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी और उसके बाद फिर टीम में रास्ते वापसी के रास्ते किसी के लिए भी खुल सकते हैं। सही कहा उन्होंने। मोहम्मद आमिर की अभी जो बीपीएल खेल रहे थे वहां पर भी इतना नजर नहीं आया रऊफ, वो उनमें है दमखम? आप समझते हैं उनको आना चाहिए वापस? पाकिस्तान की बॉलिंग को उनकी जरूरत है? देखिए आसिफ भाई, बात यह है कि जो भी डोमेस्टिक खेलता परफॉर्म करता है और जिसकी फिटनेस है उसको आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि चेयरमैन को इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए और ना ही चेयरमैन की या जो क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी डोमेन बनती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, बाकी क्रिकेट बोर्ड भी है, तो रूफी जब बाकी सवाल होगा तो स्पोर्ट्स जवाब तो एसोसिएशन देंगे ना। भी। उनसे सवाल हुआ था भाई, सवाल हुआ था उनसे, सवाल किया देखिए गया। तो उनको ये देखिए जवाब उनको सिंपली ये देना चाहिए था कि भाई ये जो डोमेन आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी है, वो देखेंगे अगर कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर है वो परफॉर्म करता है और जो उस कैटेगरी में आता है तो वो वाई नॉट, चाहे मोहम्मद आमिर हो या कोई भी हो। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म का उनको जवाब देना चाहिए। स्पेसिफिक करेंगे जिस तरह रमीज राजा ने स्पेसिफाइड मेंशन किए थे प्लेयर्स, या उससे पहले बाकियों ने किया या सेठी साहब ने किया, ये चीज गलत है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की आप बतौर खिलाड़ी, आप नहीं लेने चाहिए। आप क्रिकेटर हैं, आपने पाकिस्तान के लिए खेला है, आप ऐसे खिलाड़ियों के लिए क्या कोई सजा आपके जहन में है कि इनको बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में नहीं आना चाहिए, या आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए मेरा तो क्लियर कट मौक़िफ़ है कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने अब जो आइंदा जो आपकी जनरेशन है उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने हैं। तो अगर आप आज उनके लिए रास्ता नहीं रोकेंगे और उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं करेंगे तो फिर आगे जाकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये फ्रेंचाइज क्रिकेट और लीग क्रिकेट आगे बढ़ रही है शॉर्ट फॉर्मेट, तो आपको अपनी ये यंग जनरेशन है उसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ये इनका मौक़िफ़ है, आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर किसी ने भी इस पाकिस्तान को दागदार किया, टेट किया है, तो उसको उसके लिए पाकिस्तान की कैप जो है उसका अहल नहीं है। वो यहाँ तो ये हुआ ना कि आमिर के लिए अहल है सलमान बट और मोहम्मद। नहीं, मैं तो सबके लिए बात करूँगी। अगर यहाँ पर तो देखिए, या तो आमिर के लिए भी होना चाहिए या फिर किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं शर्जील को नहीं खिलाऊंगा, मैं आमिर को खिला दूंगा, मैं सलमान बट को नहीं खिलाऊंगा। क्योंकि देखें आईसीसी ने भी अब सलमान बट को माफ कर दिया। सिंगापुर के बैटिंग कंसल्टेंट रहे वो, तो जब सिंगापुर के बैटिंग कंसल्टेंट रहे वो, तो पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज क्यों नहीं ली जा सकती? अगर इसी तरह अगर आपको आमिर को खिलाना था, फिर आपने शर्जील के साथ क्यों ज्यादती की? फिर आपने जो है वो खालिद लतीफ को अभी तक आप क्यों उसका कम बैक नहीं हो सका? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो दुल्हन वही जो पिया मन भाई, कि जिसको आप चाहते हैं उसको आप कर देते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको आप मना कर देते हैं। चलो दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। बाबर आजम के हवाले से बहुत बात हो रही है रऊफ आजकल, कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अब वक्त बताएगा, लेकिन क्या वो कप्तानी के अहल हैं तीनों फॉर्मेट्स की? देखिए मेरा ख्याल है कि जितना उन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर चुका है, जितना ज्यादा उनको टाइम दे चुका है, तो अब उनको इनके पास मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इतना नहीं है जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और बहुत ज्यादा उसको एक्सपोजर दे चुके हैं।
अब बेसिक तो इनको चाहिए था कि उसको लीडरशिप के लिए तैयार करते और कोई उसके साथ अच्छे मेंटोर्स वगैरह लगाते जो उसको इस बेसिक इस काम के लिए तैयार करते, मगर ये चीज उनमें वो डेवलप नहीं कर सके। अब मजबूरन ये है कि ना उसको ये निगल सकते हैं और ना ही उसको ये उगल सकते हैं। उगल सकते हैं। तो मसला ये हो चुका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। इसमें बाबर आजम का कोई नहीं है, ना उसने पहले एप्लीकेशन दी थी कि मुझे कैप्टनसी दे, ना अब वो कह रहा है कि मुझे कैप्टनसी से निकाला है। ये जितने भी ये ब्लंडर्स होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपका सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें जो पर्सनैलिटीज है उनको स्ट्रांग नहीं करना चाहिए, सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए। जब तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर इस तरह के मजे का खेल डिसीजन जो आप रेगुलर बेसिस पर ले रहे हैं वो होते रहेंगे, फिर आप उनका रास्ता रोक नहीं सकेंगे। ये जो कह रहे हैं कि साबिक खिलाड़ी उनके साथ मेंटोरशिप करें, क्या ट्यूशन लेनी पड़ेगी कप्तानी से पहले? भाई क्या मेंटरशिप क्या करें? आपका तो चेयरमैन बाबर आजम के पीछे छुप रहा था, आपका तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम के पीछे छुप रहा था। आपने कहीं पूरी दुनिया में कहीं सुना है कि चेयरमैन कह रहा हो कि मुझे तो यही कप्तान नजर आता है, इसके अलावा मैं किसी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ? सुना आपने कहीं पूरी दुनिया में? यहाँ जब आपने इतना फ्री हैंड किसी प्लेयर को दे दिया तो फिर वो सियाह करे सफेद करे, जो दिल चाहे उसका वो करे, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा जब चेयरमैन उसके पीछे छुपता नजर आ रहा है? तो हमारा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल कि सिस्टम जो है वो गलत है हमारा। हम जो है वो सिस्टम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे कमजोर हैं, हमारे जो इंडिविजुअल जो शख्सियात हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अभी आपने जो सवाल रऊफ से किया, मेरी जाती राय है कि टेस्ट में और T20 में बाबर से कैप्टनसी ले लेनी चाहिए, लेकिन उनको वनडे में कप्तान रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट के अंदर आपके पास बेहतर ऑप्शन है। सरफराज की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद है आपके पास, T20 में आपके पास शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद है, शादाब की सूरत में मौजूद है ऑप्शन, रिजवान की सूरत में मौजूद है। तो वनडे में लेकिन बाबर आजम को आपको रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं, सेट होते हैं। टेस्ट मैच में आपको सरफराज की जगह पक्की नजर आती है? परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं तो किसी की भी जगह पक्की होनी चाहिए, अगर नहीं दे रहे तो किसी को भी आप बाहर कर सकते हैं। सरफराज अहमद अच्छा, इसमें असद भाई मैं एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक ये कैप्टनसी की आपने बात किया, देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि विजनरी लोग इसलिए होना चाहिए, जो एजुकेटेड है उनका क्या फायदा नीचे कोचिंग में या आपके जो नीचे सिस्टम है, आपको ये डेवलप करना होता है। देखिए हमारे लोग ये कैप्टनशिप डेवलप नहीं करते, क्योंकि मैं एक लंबा अरसा मैंने कोई 8-10 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फर्स्ट क्लास लेवल पर और ये रीजनल लेवल पर कैप्टनसी की है। तो जो ये कोचिंग स्टाफ को आपसे भेजते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो इलिटरेट होते हैं, या तो मैट्रिक फेल होते हैं या अंडर मैट्रिक होते हैं। तो उनको कोचिंग कोर्स ये बिल्कुल फ्रेंडशिप बेसिस पे पास करवा कर ये रीजन में भेज देते हैं। तो वो जो मैंने उस वक्त ऑब्जर्व किया वो ये था कि वो बहुत ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। इवन के वो जो कैप्टन होते हैं नीचे अंडर 19 पर या डोमेस्टिक लेवल पर या फर्स्ट क्लास लेवल पर, वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने हैवी रूल लेना है या लाइट रूल लेना है, हमने इनिंग कब डिक्लेयर करनी है, हमने कौन सी 11 टीम फाइनल करनी है, हमने किसको बाहर बिठाना है, किसको हमने सेलेक्ट करना है, किसको हमने किस तरीके से खिलाना है, उसके बैटिंग नंबर क्या है, किसको किस तरह बॉलिंग पे हमने करवानी है। तो ये सारी चीजें जब वो मैनेजमेंट और वो जो आपकी इलिटरेसी जो इलिटरेट किस्म के आते हैं वहां से बोर्ड से लोग, वो अपने हाथ पे रखते हैं, तो आपका जो कैप्टनशिप है वो डेवलप नहीं हो सकते या तैयार हो सकते हैं। इसी वजह से जो पाकिस्तान टीम में जब बंदा आता है वो पाकिस्तान का कैप्टन बनाते हैं, तो बिल्कुल वो इस काबिल ही नहीं होता कि वो किसी भी लम्बे पर वो कोई अच्छा कोई डिसीजन ले सके। अभी हम जो बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये इसी चीज की डेफिशिएंसी है, इसी का शाखसाना है जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट में और अंडर 19 और ग्रास रूट कल्चर पर अपनी इलिटरेसी की वजह से हम जो सिस्टम बना डेवलप कर चुके हैं, उसकी वजह से हमें अपने इंटरनेशनल लेवल पर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है कि हमारे पास कोई ऐसा डेवलप कैप्टन आ नहीं रहा कि वो आगे जाकर पाकिस्तान की वो भागदौड़ संभाल सके। चलो ये अच्छा हो गया, आपने तफसील से बता दिया। PSL शुरू होने वाली है भाई, PSL का आगाज होगा 13 से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BPL के लड़कों को बुला लिया दो रोज पहले कि वो 2 फरवरी तक आ जाएं। तो इस तरह के इकदाम से तो दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये पहले से डिसाइड होगा, ऐसा नहीं होगा अचानक से जो बुला लिया, क्योंकि जो PSL की विंडो सबको मालूम है कि फेब में इसका आगाज़ होता है और ये पूरी विंडो स्केड्यूल पहले प्री डिसाइड होता है। तो मेरे ख्याल में पहले से ये इनका 13 फरवरी तो बाद में डिसाइड हुआ नहीं, लेकिन ये तो है ना कि फरवरी से होगा, ये तो होता ही है ना, फरवरी का होता है। सब प्लेयर्स को नहीं सही किया, क्योंकि कैंप भी तो लगना है ना, टीमों को जेल होना है, कैंप लगना है। हर साल आपको पता है फ्रेंचाइज में नए नए लड़के आ जाते हैं, कुछ दूसरी फ्रेंचाइज में चले जाते हैं। बाबर आजम ज़ल्मी में चले गए, इमाद वसीम ने उनको चैलेंज कर दिया कि जी 14 फेब को जो मैच होगा उसको हम वैलेंटाइन डे का तोहफा देंगे। तो इस तरह की गर्मा गर्मी जब है तो टीमों को थोड़ा सा यूनाइट होने में, जेल होने में थोड़ा टाइम चाहिए। मैं समझता हूँ सही फैसला है। अपनी लीग को आप फोकियत दे रहे हैं, अपनी लीग को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ के जो लोग वहाँ पे जाके मोहम्मडन लीग खेलने चले जाते थे बांग्लादेश के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में सही फैसला है। सही फैसला रहू आपके ख्याल में कि दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात भी होते हैं। इससे पहले CPL से भी लड़के बुलाए गए थे और भी लीग से लड़के बुला लिए जाते हैं। आपके साथ भी हुआ हो शायद ऐसा जब आप इंग्लैंड में आप खेलने जाते थे? जी बिल्कुल, और शुरू से ऐसा होता है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये दुरुस्त इक़दाम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाकी क्रिकेट बोर्ड हैं वर्ल्ड के,
वो भी इसी तरह करते हैं कि जब कोई उनकी इंपॉर्टेंट सीरीज या इवेंट आता है तो वो जो अपने प्लेयर्स होते हैं उनको वो वापस बुला लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने भी इस तरह का स्टेप लिया है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। इससे ये है कि आपको जो अपना जो बेसिक जो अपना इवेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि जब तक आपका अपना चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको बाहर जाकर इतना ज्यादा फायदा नहीं है क्रिकेट खेलने। अब सारी बातें हमने कर ली, अब थोड़ा लाइट बात करें। पीएसएल में जो टीम्स हैं उसमें आपको कौन सी टीम ऑन पेपर मजबूत नजर आती है? देखिए उसमें कराची किंग भी अच्छी टीम है, सारी टीमें ऑलमोस्ट अच्छी हैं। बैलेंस्ड है। बैलेंस या पैर से प्रेडिक्ट करना शायद इतना ज्यादा नहीं, ऐसे ही आपको लगता है कि ये टीम अच्छी लग रही है, मुझे इसका कॉम्बिनेशन इस अच्छा दफा है? मुझे कोयटा ज्यादा बेहतर लग रही है। कोयटा अच्छी लग रही इस है, दफा कोयटा बेहतर लग रही है मुझे। पिछली दफा से अच्छी इफ्तिखार ने इस तरह से परफॉर्म किया बीपीएल के अंदर, और इस तरह कोयटा का सरफराज का जो कॉन्फिडेंस वापस आया, रीगेन किया, मैं समझता हूं कोयटा इस दफा बेहतर एक नए उसमें अंदाज से आएगी सामने। और इस दफा हम कोयटा कोयटा करें तो कोयटा जा भी रही है पीएसएल का। रहू, आपको भी मालूम होगा कोयटा में भी एक मैच हो रहा है 5 फरवरी को, ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। तो कोयटा ग्लैडिएटर आपको भी लग रहा है मजबूत है? पिछले 2 सीजन से जरा बुझी बुझी सी नजर आई थी ये। देखिए मेरा ख्याल है कि इस दफा उनकी टर्न है और मेरा ख्याल है कि सरप्राइज वो कर सकते हैं, क्योंकि सरफराज भी अच्छी फॉर्म है, आज अली ने कहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी वो बैलेंस टीम है। उसके अलावा लाहौर कलंदर की टीम काफी ज्यादा बैलेंस है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा उखाड़ पिछाड़ या छेड़छाड़ नहीं की गई, और उनका जो फास्ट बॉलिंग का शोबा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद जो जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा है वो भी इन कंडीशन में अच्छे उन्होंने जो पिक की है। तो ये 2 टीमें मेरा ख्याल है कि एक अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। क्योंकि पीएसएल तो अभी आगाज होगा 13 से, हम उस पर मजीद हम बात करेंगे। अभी तो खैर मैंने ऐसे ही छेड़ दिया बात कि कोयटा के जिक्र मैंने करना था, क्योंकि कोयटा के जिक्र के बगैर तो मुकम्मल नहीं है। कोयटा जो हमारा रीजन है वहाँ पीएसएल के मैच आपने देते देते नजम सेठी साहब ने उनसे ले लिए। आप पहले आदमी उसने कहा था वहां पे मैच नहीं हो सकता है, याद है वो आपको? तो मैंने तो देखा, कोयटा इतना ज्यादा है ना कि वहां पे मैच का सूरत हाल ही नजर नहीं आ रही थी। लेकिन नजम सेठी साहब ने उनको क्यों आस दिलाई? मेरे ख्याल में जल्दी में फैसला था, और ये जो मैच हो रहा है शायद ये उसी आस का नतीजा है। ये उसी ख्वाब को एक ताबीर दी गई है जो मैच करा के कि जी देंगे एक मैच तो हमने करा दिया, ताकि वो बात भी उनकी रह जाए और कोयटा के जो अवाम है उनको प्लेयर्स को एक्शन में भी देख लें। तो कोयटा की आवाम की शिकायत ये है कि वहाँ से प्लेयर्स आप उठाते नहीं है। आ तो रहे, रऊफ आप भी नज़र में होंगे, आपके भी हसीबुल्ला है, वाहिद बंगलजई है, लेकिन उस रीजन में क्या करने की ज़रूरत है अगर आपका वहाँ जाना आना हुआ हो या आपको मालूमात हो? देखिए मैंने वहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया। मैं 4 साल बलोचिस्तान का कैप्टन रहा था जब ये रेक्टेंगुलर खेलती थी बलोचिस्तान। तो उस जमाने में बड़ा वहाँ पर टैलेंट आता था। नसीम खान थे उसमें, शुएब खान, जलात, और उसके बाद और काफी अच्छे प्लेयर हैं जिस तरह अभी हसीब हैं, उसके बाद बंगलजई है। तो वहाँ पर बेसिक चीज ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना ज्यादा काम नहीं किया, और किसी को ऐसे बंदे को भेजा नहीं है जो यहाँ पर जाकर काम कर सकता। क्योंकि एक जमाने में उनकी जो क्रिकेट थी वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी, और उस जमाने में मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने भी ज्यादती की थी जब नसीम खान को पाकिस्तान टीम में चांस नहीं दिया गया था। शायद उनकी फिटनेस की वजह से या कुछ और इश्यूज इन्होंने बना दिए थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस छोटे लेवल पर अगर आपको इतना अच्छा प्लेयर या जो टॉप क्लास प्लेयर था वो मैसर आ गया था, तो उसको डेफिनेट पाकिस्तान के लिए दोनों फॉर्मेट जो टेस्ट और इंटरनेशनल में उसको चांस देना चाहिए था। एक तो वहाँ के क्रिकेट बूस्ट होती, फिर जो डिप्राइव्ड तबका था उसको मेन स्ट्रीम में लाने का मौका मिलता, और एक बहुत ज्यादा बड़ी यूथ की तादाद वो पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट होती, उनकी इंटरेस्ट होता है कि हमारा कोई प्लेयर खेल रहा है और हमारा एक लोकल वहां पर हीरो है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो अब छोटे छोटे हमें ब्लंडर्स नहीं करने चाहिए। अगर वहां पर कोई और प्लेयर आ रहा है, जिस तरह अभी हसीब आ रहे हैं, तो बजाय कि इधर उधर के कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम के साथ रखने के, उसको मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान टीम के साथ मुतवातर रखा जाए, टूवर्स कराए जाए, और वेरी गुड प्रोस्पेक्ट है, विकेट कीपर बैट्समैन है, टेक्निकली बहुत जबरदस्त है, तो इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। चले, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। ऐसे में इसमें चीज इसका इजाफा कर दूं कि जब ये जब मुल्तान के जो कैप्टनसी करते थे तो कोयटा बलूचिस्तान और मुल्तान की एक टीम बनती थी। वहां से फैसल इरफान एक प्लेयर का ये नाम लेना भूल गए, जो फास्ट बॉलर थे, दराजकत फास्ट बॉलर थे, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे फैसल इरफान। अभी अब हन्नान अचकजई बड़ा अच्छा प्लेयर आ रहा है। अभी पाकिस्तान कप में अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर देखा जो बैट्समैन बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा अभी बंगलजई का आपने नाम लिया, हसीब का आपने नाम लिया, प्लेयर बहुत अच्छे। अभी एक और याद होगा आपको लड़का, एक इस्माइल एक लड़का है जो पशीन से खेलता है कराची में, भी रमजान टूर्नामेंट में, उसको कोयटा अगर खिलाए तो वो भी कोयटा की प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है। बासित अली है, तो प्लेयर अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं वहां से, ऐसा नहीं कि वहां प्लेयर नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना पिक नहीं होते प्लेयर, तो ये जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की है। ये कोयटा ग्लैडिएटर को आप इसका नहीं कह सकते। मैंने कोयटा नहीं, मैं वैसे ही लोग नाम लेते हैं ना कि कोयटा ग्लैडिएटर ले नहीं रहा, बिस्मिल्लाह खान का नाम लेना भूल गए। हाँ, बिस्मिल्लाह खान का नाम लेना भूल गए। बहुत अच्छा प्लेयर है बिस्मिल्लाह खान। लेकिन ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी हमारे प्रोग्राम से भी कोयटा की हम बात करते रहते हैं, हम बल्कि पेशावर से लेकर कोयटा तमाम ही रीजन्स की हमने बात की है और करते रहेंगे। आज के स्पोर्ट्समैन का ये हिस्सा ख़त्म होता है। अगले हिस्से में मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। हैदर हुसैन साहब मेरे साथ होंगे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी।